वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम को जनरेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं को जनरेशन आखिर होता क्या है। को जनरेशन को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, को जनरेशन। को मीनिंग टू जॉइन विद, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। जनरेशन यानी पावर जनरेशन के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में हमें पावर के अलावा भी एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टीम की ज़रूरत होती है। तो किया यह जाता है कि स्टीम पावर प्रोडक्शन के अलावा एज अ प्रोसेस इस्तेमाल होती है, तो उसको हम प्रोसेस हीटिंग कहते हैं। यानी अगर किसी जगह पर स्टीम टरबाइन से निकलने वाली स्टीम पावर प्रोडक्शन और प्रोसेस हीटिंग में भी इस्तेमाल हो रही है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये को जनरेशन पावर प्लांट है। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बॉयलर से स्टीम निकलने के बाद इसके पास ये दो तरीक़ों से इस्तेमाल की जा सकती है। या तो इसे हम टरबाइन में एक्सपेंड करवा लें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसका प्रेशर थोड़ा कम करवा के एक्सपेंशन वाल्व में से होता हुआ इसको हम प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि टरबाइन में थोड़ी सी एक्सपेंशन के बाद हम इसको प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल करें और बाकी पोर्शन से हम पावर प्रोड्यूस करवा लें। यानी पावर भी प्रोड्यूस होती रहेगी और हमारी प्रोसेस हीटिंग भी होती रहेगी। उसके बाद जो बाकी स्टीम कंडेंसर में से गुजरी थी उसको हम बॉयलर के प्रेशर तक पंप कर लेते हैं, और प्रोसेस हीटिंग में से जो निकलती है उसको भी बॉयलर के प्रेशर तक पंप कर लेते हैं। इन दोनों स्ट्रीम्स को हम मिक्सिंग चैम्बर में मिला के दोबारा जो है ना, ये लूप इस तरह क्लोजली चलता रहता है। अब इसमें प्रोविजन रखी जाती है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इसको हम एज अ प्रोसेस हीटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ से आने वाली स्टीम हम सारी से सारी प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। और ये भी हो सकता है कि हम प्रोसेस हीटिंग के लिए इस्तेमाल ना करें और ये स्टीम टरबाइन में से गुजार के पावर प्रोड्यूस करवा लें। तो इस तरह ये एक नॉर्मल स्टीम पावर प्लांट के तौर पर ही काम करेगा। अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर एक टीएस डायग्राम के ऊपर शो किया है। तो ये बॉयलर के एग्जिट, बॉयलर में जो हीट होती है, ये वो वाला पोर्शन शो किया है मैंने, ये 11 से आगे ये वाला जी। यहाँ से ये जो हीट अप होता है, हीट एडिशन, उसके बाद 1, 2 और 3 ये एक प्रेशर एक ही टेम्परेचर पर पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको ये शो कर दिया। अगर टरबाइन में एक्सपेंशन हो रही है 3 से लेकर 5 तक, तो मैंने ये शो कर दिया। उसके बाद ये प्रोसेस हीटर में जाता है हीट ऐड करने वाने के लिए, और इसकी फ्रैक्शन इस तरह एडजस्ट की जाती है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड के तौर पर निकलता है। तो ये 5 से लेकर ये वाली जो लाइन है, ये वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने स्टीम टरबाइन से एक ख़ास प्रेशर तक उसको एक्सपेंशन के बाद ब्लीड करवा लिया है, और उसके बाद बाकी जो स्टीम है उसको हमने कंडेंसर में से गुजारना है। तो ये 5 के बाद बाकी स्टीम कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इन द स्टीम टरबाइन। एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमें प्रोसेस हीटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ से 2 के बाद 4 तक हम स्टीम को इसका प्रेशर ड्रॉप करवा लें, इसको एक्सपेंशन वाल्व में से गुजार लें। तो ये वाला प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से 4 तक एक्सपेंशन वाला। एक्सपेंशन के बाद ये प्रोसेस हीटर में अपनी हीट देगा और एज ए सैचुरेटेड लिक्विड बाहर लगेगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला पाथ आ जाएगा। तो हम इस को जनरेशन पावर प्लांट को एज अ कम्बो, यानी ये प्रोसेस हीटिंग के लिए भी और पावर प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको को जनरेशन की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं लाजमी जवाब दूंगा। प्रॉब्लम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, डोंट गेट स्केरी। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, बस आपने इस स्टेटमेंट को और इस डायग्राम को समझ लेना है। शुरू करते हैं। स्टीम इंटर्स द टरबाइन एट 7 मेगा पास्कल एंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉयलर के एग्जिट पर उसने टेम्परेचर और प्रेशर बता दिए, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ये एक प्रेशर एक टेम्परेचर पर ही पॉइंट है। सम स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टरबाइन एट 500 किलो पास्कल फॉर प्रोसेस हीटिंग। इसकी बात कर रहे हैं कि 0.5 पर हमने कुछ स्टीम 500 किलो पास्कल और प्रोसेस हीटिंग के लिए निकाल ली। द रिमेनिंग स्टीम कंटिन्यूज टू एक्सपेंड टू 5 किलो पास्कल। जो बाकी स्टीम बची वो कंडेंसर के थ्रू कंडेंसर तक जाएगी, एक्सपेंशन कंडेंसेशन होगी।
स्टीम इज देन कंडेंस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड पंप टू बॉयलर प्रेशर ऑफ 7 मेगापास्कल। कंडेंसेशन के बाद वो इस पंप के थ्रू प्रेशराइज होकर बॉयलर के प्रेशर तक पहुंच जाएगी। एट टाइम्स ऑफ हाई डिमांड फॉर प्रोसेस हीट सम स्टीम लीविंग द बॉयलर इज थ्रॉटल्ड टू 500 किलो पास्कल। इसकी बात कर रहा है 2 से लेकर 4 तक ये जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। और अगर टीएस डायग्राम पे देखें तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस को शो कर रहा है। एंड राउटर टू प्रोसेस हीटर, और उसके बाद ये एक्सपेंशन होने के बाद प्रोसेस हीटर में से गुजर रही है। और यहाँ पे भी ये वही शो कर रहा है, ये वाला रीजन। एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस आर एडजस्टेड सो दैट स्टीम लीव्स द प्रोसेस हीटर एज अ सैचुरेटेड लिक्विड एट 500 किलो पास्कल। यानी 0.7 पर जब प्रोसेस हीटर के बाद स्टीम निकलेगी तो ये सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ये आप देख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। इट इज़ सब्सिक्वेंटली पम्प टू 7 मेगापास्कल। उसके बाद यहाँ से इसको हम प्रेशराइज कर देते हैं टिल 7 मेगापास्कल। मैच फ्लो रेट ऑफ स्टीम थ्रू द बॉयलर इज 15 kg per second. Disregarding any pressure drop and heat losses in the piping and assuming pipe and turbine to be isentropic, determine maximum rate at which process heat can be supplied. पार्ट ये है कि हमने मैक्सिमम प्रोसेस हीट जो सप्लाई हो सकती है वो निकालना है। अब मैक्सिमम प्रोसेस हीट कब सप्लाई हो सकती है? जब ये सारी की सारी स्टीम इधर आए, टरबाइन में कुछ भी ना जाए, यानी तब ये कोजनरेशन प्लांट एज अ प्रोसेस हीटिंग प्लांट के तौर पर ही काम करेगा। तो यानी सारी की सारी स्टीम यहाँ से 2 से लेकर 4 तक हम इसको थ्रॉटल वाल में से गुजार कर एक्सपैंड करवा देंगे। यानी ये वाला जो पोर्शन मैंने ये ग्रीन कलर में शो किया है, 2 से 4 तक एक्सपैंड हो जाएगी। उसके बाद ये प्रोसेस हीटर में से गुजरेगी और दोबारा प्रेशराइज होकर ये वाला पाथ फॉलो होगा, ये प्रोसेस हीटिंग वाला होगा। तो प्रोसेस हीटिंग मैक्सिमम प्रोसेस हीट हम निकाल सकते हैं मैच फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू H4 माइनस H7। तो मुझे यहाँ पे H4 चाहिए और H7 चाहिए। तो गिवन कंडीशंस है मेरे पास, प्रेशर इज़ 7 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर इज़ 550 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अगेंस्ट जाकर मैं अब ये बॉयलर के एग्जिट पर है तो ये 1 पर, 2 पर और 3 पर सेम ही होगी वैल्यूज़। H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3, 3531.6 किलो जूल पर केजी। ये आप जाकर सुपर हीटेड रीजन में वैल्यूज़ देखेंगे। इसके अगेंस्ट मैं एंट्रोपी की वैल्यूज़ भी नोट कर लेता हूँ, 6.9507 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब 1 से 4 के दरमियान ये एक्सपेंशन वाल्व में से गुजर रहा है और ये आइसेंट्रोप एक्सपेंशन वाल्व में से गुजर रहा है। तो जब एक्सपेंशन वाल्व में से थ्रॉटल वाल्व में से गुजरता है फ्लूइड तो ये प्रोसेस आइसेंथाल्पिक होता है, यानी इस दौरान एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि एंथैल्पी कैसे कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं, H1 इज इक्वल टू H4, यानी ये बराबर हो जाएगा 3531.6 किलो जूल पर केजी। और H7 की वैल्यू चाहिए, H7 ये है मेरे पास, H7 इक्वल होगा HF एट 500 किलो पास्कल। तो H7 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 640.09 किलो जूल पर केजी। इट्स H7 और H4 ये वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगा। और मैच फ्लो रेट इज़ 15 kg पर सेकेंड। तो मेरे पास मैक्सिमम प्रोसेस हीट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 43372.65 किलोवाट। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव टू पार्ट बी, पावर प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर व्हेन नो प्रोसेस हीट इज सप्लाइड। यानी अब पार्ट बी के दौरान कोई प्रोसेस हीटिंग नहीं होनी, यानी ये प्रोसेस हीटर की तरफ ये फ्लूइड कोई आएगा ही नहीं, ना इस रास्ते से आएगा और ना इस वाई से आएगा। ये आएगा, स्टीम टरबाइन में एक्सपैंड होगा, कंडेंसर में से गुजरेगा और दोबारा प्रेशराइज होकर ये बॉयलर में आ जाएगा, यानी एक ऑर्डिनरी स्टीम पावर प्लांट के तौर पर काम करेगा। पार्ट
इसमें हमने फाइंड करना है पावर प्रोड्यूस यानी नेट वर्क डन। ये बराबर होगा वर्क डन बाय टरबाइन जो आउटपुट होगा और वर्क डन बाय पंप 1। ये वाला पंप 1 है, दूसरा पंप क्योंकि ये वाला काम ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि प्रोसेस हीटर तो ऑपरेशन में नहीं है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। इसके बाद हमने निकालना है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर ये होता है कि यहाँ पर हम हीट इनपुट एक दफ़ा कर रहे हैं लेकिन हम इस हीट से पावर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, प्रोसेस हीटिंग भी करवा रहे हैं। तो ये प्रोसेस कितना इफेक्टिवली है, कितने इसका यूटिलाइजेशन है, यानी ये बराबर होगा पावर प्रोड्यूस जो नेटवर्क है प्लस प्रोसेस हीट ओवर क्यू डॉट इन। अब इसमें पार्ट बी में उसने बता दिया है कि व्हेन नो प्रोसेस हीट इज सप्लाइड, तो प्रोसेस हीट तो है ही नहीं, तो क्यू डॉट पी को हम जीरो कर देंगे तो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा क्यू वर्क डॉट नेट ओवर क्यू डॉट इन, यानी ये हमारी एफिशिएंसी के तौर पर ही यूटिलाइजेशन फैक्टर काम करेगा। अब हम टरबाइन का आउटपुट वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। ये होगा H3 माइनस, यानी ये जो टरबाइन की एक्सपेंशन हो रही है H मैस फ्लो रेट ऑफ स्टीम इंटू H3 माइनस H6। H3 के पास ऑलरेडी है ये वाली वैल्यू, अब मुझे H6 चाहिए, तो प्रेशर एट पॉइंट 6 मेरे पास है 5 किलो पास्कल और ये सैचुरेटेड लिक्विड है, तो इसके अगेंस्ट में जाकर HFG ये वाली वैल्यूज़ नोट डाउन कर लेता हूँ और ये आती हैं 137.75 किलो जूल पर केजी। HFG की वैल्यू आती है, ये आप सैचुरेशन रीजन में जाके ये वैल्यूज़ नोट डाउन करेंगे। इसी तरह SF की वैल्यू आती है 0.4762 किलो जूल पर केजी केल्विन और SFG की वैल्यू आती है 7.9176 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब S6 इक्वल है S1 के और ये इक्वल टू SF प्लस X6 SFG। अब SF की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे नॉन है, SFG भी है और S6 जो है वो S1 के बराबर है जो ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ से X6 की वैल्यू आ जाएगी 0.82। इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ से H6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ HF प्लस X6 HFG। HF और HFG की मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा और मेरे पास यहाँ पे H6 आ जाएगा 2124.61 किलो जूल पर केजी। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैं यहाँ से टरबाइन का आउटपुट वर्क निकाल लूँगा। इसी तरह पंप का वर्क निकालने के लिए वर्क डन बाय पंप 1 ये होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो इस पॉइंट पे होगा इनटू P9 यानी जो बॉयलर का प्रेशर है 7 मेगा पास्कल और P8 जो है वो कंडेंसर का प्रेशर है 5 किलो पास्कल और न्यू होगा न्यू F एट 5 किलो पास्कल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.001005 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ से मैं पंप का वर्क निकाल लूँगा और इसकी वैल्यू आती है 7.03 किलो जूल पर केजी। अब ये वैल्यूज़ मैं टरबाइन के वर्क जो मैं यहाँ से निकालूँगा इस H3 ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए और H6 ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करते हुए इसमें से मैं पंप का वर्क निकाल दूँगा, तो मेरे पास जो नेटवर्क आउटपुट आ जाएगा उसकी वैल्यू होगी 21097.87 और Q इन की वैल्यू होगी मेरे पास यहाँ पर Q इन वो मैंने फाइंड करना है। Q इन की वैल्यू होगी मैस फ्लो रेट। अब मैंने इस पोर्शन के दौरान 9 से लेकर इसके दौरान मैंने हीट सप्लाई की है। अब ये वाला हिस्सा तो होगा नहीं क्योंकि प्रोसेस हीटिंग यहाँ पर नहीं हो रही, तो मेरे पास जो Q इन होगा वो होगा H1 माइनस H। अब H1 मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, मुझे H9 चाहिए। H9 में निकाल सकता हूँ वर्क डन बाय पंप 1 प्लस H8, तो यहाँ से मेरे पास H9 आ जाएगा 144.78 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से मैं Q डॉट इन निकालूंगा जो हीट इनपुट है, यह आ जाएगा 5802.3 किलोवाट।
वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 50,802.3। तो यहाँ से मेरे पास यूटिलाइजेशन फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 41.5%। दोस्तों ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पार्ट है जी, रेट ऑफ प्रोसेस हीट सप्लाई व्हेन 15% ऑफ स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड बिफोर इट इंटर्स टरबाइन एंड 65% ऑफ स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टरबाइन एट 500 किलो पास्कल फॉर प्रोसेस हीटिंग। मैंने प्रोसेस हीट सप्लाई की वैल्यू निकालनी है जब 15% ऑफ स्टीम हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जो आ रही होगी, और 65% यहाँ से 500 किलो पास्कल पर ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं पहले एनर्जी बैलेंस लिख लेता हूँ प्रोसेस हीटर के लिए। एनर्जी बैलेंस फॉर प्रोसेस हीटर। अब इसमें जो एनर्जीज इनपुट हो रही हैं वो लिख लेते हैं। मैस फ्लो रेट इस पॉइंट के ऊपर 4H4 प्लस मैस फ्लो रेट 5H5, और इससे जो निकल रहा है मैस फ्लो रेट एट 0.7 इंटू H7, और ये कुछ इसमें से कुछ ना कुछ आगे हीट भी प्रोड्यूस करके दे रहा होगा किसी ना किसी को। तो ये मैंने Q.P आउट निकालना है। तो इसको बाकियों को मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ। M.4H4 प्लस M.5H5 माइनस M.7H7। पहले इंथैल्पी की वैल्यू देख लेते हैं। मेरे पास H4 ये वाला पॉइंट है, ये मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी है। H4 भी है, H5 चाहिए, H5 ये वाला पॉइंट है, इसकी वैल्यू H5 की वैल्यू मेरे पास प्रेशर है, प्रेशर एट 0.5 इज इक्वल टू 500 किलो पास्कल, और यहाँ पे जो इंट्रॉपी की वैल्यू होगी वो बिल्कुल वही होगी जो यहाँ पर है, क्योंकि आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है। तो S5 इज इक्वल टू S1। तो ये मैं सुपर हीटेड रीजन में जाके देख लूँगा तो H5 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2806.36 किलो जूल पर केजी। यहाँ से मेरे पास H5 भी आ गया, और H7 की वैल्यू, H7 ये पॉइंट है, तो ये H7 सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है, तो ये HF हो जाएगा एट 500 किलो पास्कल। तो यहाँ से मेरे पास H7 की वैल्यू आती है, ये आप सैचुरेशन रीजन में जाके देख लेंगे, किलो जूल पर केजी। तो मैंने सारी एंथैल्पीज़ की वैल्यू निकाल ली। अब मैस फ्लो रेट एट 0.4, यहाँ पे उसने बताया व्हेन 15% ऑफ स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड बिफोर इट इंटर्स टरबाइन, यानी ये 15%, 0.15 इंटू मैस फ्लो रेट ऑफ स्टीम। मैस फ्लो रेट ऑफ स्टीम 15 kg पर सेकंड मुझे गिवन है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25 किलोग्राम पर सेकंड। मैस फ्लो रेट एट 0.5 ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे उसने बताया एंड 65% ऑफ स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टरबाइन एट 500 किलो पास्कल। तो ये 65% 0.65 इंटू मैस फ्लो रेट ऑफ स्टीम, भी आप कैलकुलेट कर लेंगे 9.75 किलोग्राम पर सेकंड। और मैस फ्लो रेट एट 7, यहाँ पर जो मैस फ्लो रेट होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मुताबिक इन दोनों का सम होगा, तो ये हो जाएगा M.4 प्लस M.5, और ये आ जाएगा 12 kg पर सेकंड। ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो प्रोसेस हीट आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 27.63 मेगावाट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट में लिखें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।